हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, जब भी लाइफ में कोई चेंज आता है तो उस टाइम पर हमारे इमोशंस में कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे हम धीरे धीरे उस चेंज में एडजस्ट होते हैं। मैं आपको एक केस का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि कोई भी इस तरीके के चेंज लाइफ में आते ही रहते हैं और उसमें हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा आता है, कितना टाइम हमें एडजस्ट होने में लगता है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगी केस के एग्जाम्पल से। अभी मैं आपको केस के बारे में बताऊंगी, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। क्योंकि जब भी कोई भी बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा उस टाइम पर आपके इमोशंस बैलेंस रखने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना उस फेज़ में आप पूरी तरीके से टूट भी सकते हैं। तो इसलिए ऐप को भी डाउनलोड कर लें और एक्सरसाइजेज शुरू कर दें। तो चलिए अभी हम समझते हैं, थोड़ा सा इस केस के बारे में आइडिया लेते हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इमोशनल रिस्पॉन्सेस के बारे में, पूरा मैं समझाऊंगी कैसे कैसे फेजेस आते हैं। तो पहले थोड़ा केस के बारे में समझ लेते हैं। ये एक लड़की है, इसने शादी की अपने माँ बाप की मर्ज़ी से। शादी सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रही थी, 2 साल हो चुके थे शादी हुए हुए। अभी शादी के बाद ये लोग सब प्लान कर रहे थे कि चलो अब बेबी वगैरह प्लान करते हैं, फैमिली आगे बढ़ाते हैं, और ये काफ़ी एक्साइटेड थे। अब उसी एक्साइटेड में इसने सोचा कि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि मैं अब बेबी चाहती हूँ। तो इसने बहुत अच्छी तरीके से कुछ ऐसे प्लानिंग करी, कुछ कार्ड्स, कुछ इसने लव नोट्स लिखे, कुछ इस तरीके से टॉयज़ खरीदे, बेबी गर्ल बेबी बॉय, इस तरीके से इसने काफ़ी कुछ अरेंजमेंट किया, चॉकलेट्स, कैंडल्स वगैरह इस तरीके से। और इसने सोचा कि मैं अपने बेडरूम में अलग अलग जगह डेकोरेशन इस तरीके से करूँगी और कुछ ना हिडन डेकोरेशन करूँगी कि मेरा हस्बैंड आएगा, वो खोलेगा कोई चीज़ और फिर उसको एकदम से सरप्राइज़ वहाँ पर मिलेगा। इस तरह से मैं क्लोज दूंगी उसको छोटे छोटे से कि मैं क्या चाह रही हूँ। डायरेक्टली नहीं बताऊँगी कि मुझे बेबी चाहिए, इनडायरेक्टली बताऊँगी, ऐसे मैसेजेस दूँगी। तो उसमें उसने अपने पूरे घर में, जहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे, क्योंकि दोनों वर्किंग थे तो ये दोनों उसमें रहते थे, तो ये डेकोरेशन कर रही थी, बहुत सारा सामान वगैरह खरीद के लाई। जब ये ऐसे डेकोरेशन कर रही थी और इसने अपने हस्बैंड की कबर्ड खोली, तो जब उसने वहाँ पर कबर्ड खोली तो वहाँ पर इसके हस्बैंड के कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अब जब इसने डॉक्यूमेंट्स देखे तो एक बार तो नज़रअंदाज किया, फटाफट से वहाँ पे सामान ये छुपा रही थी इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कोई सामान फिट करने की कोशिश कर रही थी तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल हिली और वो इत्तेफाक से गिर गई। और जब वो नीचे गिरी उस फाइल में तो वहाँ पर से 2 आधार कार्ड थे। अब एक तो इसके हस्बैंड का ही था और एक आधार कार्ड किसी दूसरी लड़की का था, और उस आधार कार्ड के साथ ही एक रैप हुए हुए एक होटल का बिल था। अब ये इतनी बड़ी गलती उसके हस्बैंड से कैसे हुई कि उसने अगर कहीं पर इस तरीके से किसी और लड़की के साथ होटल यूज़ भी किया था तो उसने ऐसे इस तरीके से करा, या ये मानो कि इसकी किस्मत अच्छी थी, वो चीज़ बाद में जाकर पता चली जो मैं भी आपको बताऊंगी। बट ये कहानी ऐसा लग रहा है ना जैसे, मतलब फिल्मों सीरियलों में भी देखते हैं ना हम इस तरीके की, तो कई बार तो कुछ ऐसे केसेस आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो मेरे सामने इस तरह से। तो वहाँ से वो जो पेपर इसने देखा कि एक लड़की का आधार कार्ड इसके हस्बैंड के आधार कार्ड के साथ था और एक होटल का बिल था। अब इसका माथा वहाँ से ठनका कि ये क्या है, क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस ट्रिप भी नहीं है और कुछ भी नहीं है ऐसा, उसकी नॉलेज भी नहीं था कि वहाँ पर ये कहीं पर एक फ़ीमेल के साथ रूम शेयर करेगा, कोई ऐसा स्टे करेगा। इसके हस्बैंड ने कुछ ऐसा कभी इसको बताया नहीं था। तो इसने बहुत ही नॉर्मल तरीके से उस चीज़ को लिया, लेकिन दिमाग में तो बात आ ही गई थी। तो इसने उस चीज़ को आते ही हस्बैंड से नहीं पूछा और वो जो अपना अरेंजमेंट था वो उसने सब कुछ वो करा। लेकिन दिमाग क्योंकि बात में घूम रही थी, इसने नोटिस किया हस्बैंड के एक्सप्रेशन कि जब इसने ये सब चीज़ें सरप्राइज़ प्लान किया और इनडायरेक्टली अपनी इच्छा बताने के लिए कि इस तरह से अब मेरे अंदर की इच्छा रही है कि हमें पेरेंट्स बन जाना चाहिए, तो इसने नोटिस किया कि इसके हस्बैंड को उतना अच्छा नहीं लग रहा था वो सारी चीज़ें। मतलब वो जो रिएक्शन दे रहा था, जो एक्सप्रेशन आ रहे थे वो सरप्राइज़ को लेकर, वो थोड़े से इसको फेक से लगे। तो इसको और ज़्यादा वो लगा कि कुछ तो बात हो सकती है, कि अभी मुझे इतना नॉर्मली कैजुअली नहीं लेना है कि बाद में पता कर लूँगी, मुझे बात करनी है। और इसने डायरेक्टली वो आधार कार्ड और वो होटल का बिल उसके सामने थमा दिया कि ये सब क्या है, और मैं देख रही हूँ कि अभी तुम ये जो मैंने सरप्राइज़ सारा प्लान किया है और ये सब चीज़ें, इससे भी कोई खुश नहीं हो। तो इसके हस्बैंड की बिल्कुल कहते हैं ना हवाइयाँ उड़ गई और वो अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगा, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, वो एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे, ऐसे था वैसा था, वो रीज़निंग। तो उसने बोला कि मुझे कभी बताया क्यों नहीं,
ये 3 महीने पुराना बिल है, मुझे बता तो देते कि तुम किसी ऑफिस के कलीग के साथ गए थे और तुमने एक ही रूम शेयर किया था किसी फीमेल के साथ, जब हम लोग इतने क्लोज हैं, तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो खैर फिर भी हस्बैंड ने समझा बुझा कर इसको ऐसे कन्विंस कर लिया कि तुम वैसे ही सोच रही हो और तुम्हारा सोचना लाजमी है, तुम्हारी गलती नहीं है, किसी और को भी लगेगा तो ऐसे ही लगता, तो तुम अपनी जगह सही हो। और बात ये नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ, बात ये है कि मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ के साथ साथ शॉक भी हो गया कि एकदम से मैं ये एक्सपेक्ट किया और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि अभी हम ना ऐसे एकदम से हमें बेबी कर लेना चाहिए या हम अपने आप को इतना मैच्योर मान लें कि हमें मदर फादर के रोल में आ जाना चाहिए, हमें और 2-3 साल वेट करना चाहिए, इस तरीके से। तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ के साथ साथ शॉकिंग था। उसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गई, कोई बात नहीं। उसको लगा कि ठीक है, अभी तो 2 ही साल हुए हैं शादी को, कर लेंगे, और लाइटली लेना शुरू कर दिया। इसने बोला कि 15-20 दिन इसी तरीके से बीत गए। एक दिन इसका हस्बैंड वॉशरूम में था और उसका फ़ोन बाहर पड़ा हुआ था और एक अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा था। तो जैसे ही इसका फ़ोन रिंग कर रहा था तो उसने बोला अपने हस्बैंड का नाम लेके कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। तो उसने बोला उठाना मत, कोई अननोन नंबर हो तो बिल्कुल मत उठाना। तो अब उसका दिमाग और ज़्यादा ऐसा होने लगा कि अननोन नंबर हो मत उठाना, इस तरीके से करके उसने वो नंबर अपने पास नोट कर लिया और वो नंबर नोट कर लिया और उसने पता लगाया ये नंबर वही लड़की का था जिसका आधार कार्ड पर नाम लिखा हुआ था। तो अब इसका शक और ज़्यादा मजबूत हो गया और इसने फिर अपने सोर्सेज से पता कराया कि इसका और उसका जो लड़की है जिसका आधार कार्ड था अफेयर चल रहा है और ये सब ड्रामा ऐसे चल रहा है और ये लोग इस तरीके से मिलते जुलते भी हैं, अक्सर बिजनेस के नाम पर बाहर भी जाते हैं, स्टे भी करते हैं। मतलब उसको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो गई कि तेरा हस्बैंड तुझे चीट कर रहा है। अब सबसे पहले उस लड़की ने बहुत समझदारी दिखाई कि उसका जो प्लानिंग चल रही थी ना कि अब हम पेरेंट्स बनने हैं, ये सब उसने अपने दिमाग से बात निकाली। उसने बोला मैडम आपके पास आने से पहले ही मैंने अपने दिमाग से सबसे पहला जो फर्स्ट आइडिया था वो जो ड्रॉप किया वो ये कि मुझे अभी आगे इस रिश्ते में बढ़ना नहीं है। मुझे एक्सप्लेन करेगा, कन्विंस करेगा, लेकिन मुझे इस रिश्ते में नहीं फंसना है कि अगर ये मुझे चीट कर रहा है और इस तरीके से कर रहा है कि ठीक है अरेंज मैरिज थी, अगर मैं पसंद नहीं थी या जो भी था बता देते, लेकिन ये चीटिंग अलाउड नहीं है। मैं भी अर्निंग मेंबर हूँ, मैं भी सब कुछ सही है और मैं शादी को इस तरीके से जैसे कि हमारी लव मैरिज हुई है इस तरीके से मैं सब प्लान करके चलाने के लिए जितना भी मैं कर सकती हूँ उतना सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं करूँगी कि फर्स्ट आइडिया मैंने ये ड्रॉप किया। बात यह आ रही थी कि अब मैं किस तरीके से इसको करूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ इस बात को, इसके पेरेंट्स के सामने ये सब कुछ करूँ, क्योंकि एक पूरा सीन क्रिएट हो जाएगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करती हूँ। तो जब वो ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन लेकर मेरे पास आई तो डेफिनेटली कोई भी फीमेल है किसी पर इतना बड़ा एकदम से पहाड़ टूट पड़ेगा ना कि उसका हस्बैंड उसको चीट करा है इस तरीके से, तो वो शॉक में तो आई गई थी एक तरीके से और कंप्लीट डिप्रेशन में भी नहीं थी, बट मेंटल हेल्थ भी उसकी एकदम नॉर्मल नहीं रही थी। ओवर थिंकिंग चालू हो गई थी उसको उसी तरीके से बार बार अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी हो रही थी, रोना भी आ रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे कहाँ कमी रह गई। मैं कमा भी रही हूँ, घर भी अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, जितना हो सकता है इसके लिए सरप्राइजेस, वो जब आजकल जैसे रिलेशन को मेंटेन करते हैं उस तरीके से सब कुछ। और इसने मुझे शक भी नहीं होने दिया, मेरे साथ भी रहना है, मेरे साथ भी फिजिकल होता है, सब कुछ है और बाहर भी ये सब चीज़ें चल रही है। तो वो इतना कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसको बताया कि भाई ये आपके लिए डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ कि शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जब आपको पता चला इस तरीके से आपका हस्बैंड आपके साथ कर रहा है तो डेफिनेटली ये चीज़ लाइटली लेने वाली नहीं है, क्योंकि आगे और भी कोई बात बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपका फ्यूचर पूरी तरीके से अभी अनसर्टेन इनसिक्योर है, मैं समझ रही हूँ अच्छे से। तो मैं उसको बोला कि आप खुलकर ओपनली बात कीजिए, जब भी कुछ भी ऐसा है तो आप ना बहुत ओपनली बात करनी चाहिए कि ये चीटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है और इस चीटिंग के क्या रीज़न है, आपको इस मैरिज में क्या ऐसी कमी नज़र आ रही है कि आपको बाहर भी कोई रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत हो गई है। आपको यहाँ से इमोशनल, फिजिकल हर तरीके की इंटीमेसी मिल रही है, आपको सब कुछ है, एक वर्किंग वाइफ है, आप बताओ उसको कि मैं गुड लुकिंग भी हूँ, प्रेजेंटेबल भी हूँ, सब कुछ अच्छा है, फिर क्या पॉइंट है इस तरीके से, मेरे से क्या कंप्लेन है, क्या पहले से कोई रिलेशन था, क्या था, खुलकर बात करो। और फिर अब अगर वो अपनी गलती मानकर एक बार आप उसे मौका देना चाहते हो और वो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर फिर से आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है तो आप एक बार सोच सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब इस रिश्ते में कोई जान नहीं बची है, आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, या फिर आपको नहीं लगता कि वो पर्सन उसको छोड़ेगा, जो भी आपको लगता है, तो आपको बहुत क्विक डिसीजन लेना है।
इस चीज़ को स्ट्रेच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो ये केस का एग्जाम्पल हो गया। अब एक और मैं बताती हूँ। एक लेडी है, उनको शादी के 23 साल बाद पता चला कि उनके हस्बैंड का अफेयर पहले जो था, शादी भी हुई और उससे 2 बच्चे भी हुए, और उन्होंने अपनी उस दूसरी फैमिली को कहीं और रख रखा है, शहर से दूर एक दूसरे शहर में। 23 साल बाद ये बात खुली शादी के। अब सोचिए, एक लेडी जिसके खुद 2 बच्चे हैं, 23 साल शादी को हो गए हैं, दूसरी भी उसकी जो हस्बैंड की पत्नी है उसके भी 2 बच्चे हैं, और उससे उसने शादी कर रखी है, और उस शादी को भी 18 साल हो गए हैं। सोचिए उस औरत के दिल पर क्या बीतेगी। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कितना पहाड़ टूटा होगा उसके दिल पर। और वो भी कैसे पता चला? वो भी ऐसे ही पता चला कि वो जाते तो हैं उस शहर में, और वो सब अपने दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ, तो उनका भी कुछ सामान इनके सामान में आ गया। तो वहाँ से पता चला, ये शक हुआ, और फिर वो पर्दे खुली, उन्होंने भी दिमाग लड़ाया और पूरा उस तरीके से ये बात खुली कि इनका तो ये अफेयर है। क्योंकि उनको भी उन्होंने बोला कि मैं इतनी बेवकूफ़ थी मैडम, मुझे कई बार पहले भी ऐसा संदेह हुआ कुछ सामान से, या इनके अनएक्सपेक्टेड ट्रिप प्लान कर लेने से, या इनके फ़ोन पर बात करने से मुझे पहले भी ऐसा डाउट हो रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गई थी, अंधी हो गई थी, देख के भी बिल्कुल देख नहीं पाती थी कि ये क्या चल रहा है, और बिल्कुल आंख पर पट्टी बांधे और कैसे गुमसुम मैं जो है ना इतना साल निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं कि 18 साल से मुझे चीट कर रहा है आदमी। शादी करके 2 बच्चे करके, एक फैमिली सेटल करके, 2 फैमिलीज मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर भी रहता है, मेरे साथ भी रहता है, फिजिकल भी होता है, बच्चों के लिए भी करता है, सब कुछ वो कर रहा है। बिल्कुल मतलब इस आदमी को देख के कोई ये कह ही नहीं सकता कि आदमी इतना बड़ा चीटर है कि वहाँ पर एक दूसरी फैमिली 18 साल से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ऐसा भी पहाड़ टूटता है। अब इनका ये था कि चाहे ये मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल बात करता हो, ये नहीं कि मुझे कोई मार रहा है या मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रहा या मेरे बच्चों का कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ कर रहा है, बट ये अनएक्सेप्टेबल है, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती इस चीज़ को। अब यहाँ पर वो जो लड़की थी, पहला वाला केस मैंने बताया, वो तो इंडिपेंडेंट थी, वो तो खुद भी कमाती थी, शादी को 2 ही साल हुए थे, ये शादी के 23 साल हो गए थे, ये हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी, इनकी अपनी कोई पर्सनल अर्निंग नहीं थी, बस ये अपने हाउस का मैनेजमेंट करती थी, सब कुछ थी। इनके लिए बहुत मुश्किल था ये डिसीजन लेना कि मुझे इस आदमी से अलग होना है। लेकिन अब इनका मन बिल्कुल हट गया उस आदमी से, ना बोलने का मन करे, ना उसके पास जाने का मन करे, कुछ नहीं, ना मतलब उसका कोई काम नहीं करना, उसकी शक्ल तक देखना भी इनको गवारा नहीं था, क्योंकि इनको एकदम से शौक लग गया कि आखिरकार मुझ में ऐसी क्या कमी थी। मैं बच्चों को भी अच्छी तरीके से पाल रही थी, घर भी अच्छे से मेंटेन, तेरे माँ बाप की सेवा भी कर रही थी, हर तरीके से जैसे तुमने चाहा, उठे बैठे पहने, तुमने कहा मुझे नौकरी नहीं करवानी है, मैंने नौकरी नहीं करी, मैं एमए तक पढ़ी हुई हूँ, आगे भी कुछ करना चाहती थी, कुछ नहीं कराया, मैंने सब कुछ अपनी ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से डाल दी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? वो चीज़ इनके दिमाग में अटक गई बार बार, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, इनको समझ में नहीं आ रहा। बार बार अपनी 23 साल की शादी को पूरा टटोल टटोल के देखे कि आखिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। अब कोई भी इनको जवाब ना मिले तो बहुत बुरी तरीके से ये परेशान हो गए। तो जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी इस तरीके का बड़ा झटका लगता है और कुछ भी ऐसा बड़ा चेंज आता है, तो आपके कैसे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ज़रा उसी को भी हम समझेंगे। तो इन दोनों केस का मैंने आपको एग्जांपल दिया। इन दोनों ही केस में उस लड़की ने, जो पहले वाला केस था, उसका तो डाइवोर्स हो गया, उसको समझ में आ गया हस्बैंड से बात कर करके नहीं सुधरेगा, उसने अपने पेरेंट्स को बताया, सबको बताया, और उसने डाइवोर्स ले लिया आराम से कि भाई मेरे को छोड़, मेरे को फ्री कर, तू जा अपने काम जाने, जिसके साथ रहना रहे, मुझे तेरे साथ नहीं अटकना है। तो वहाँ फ्री हो गए। लेकिन ये जो दूसरा केस मैं बता रही हूँ, ये इतना टॉर्चर हुई, इतना टॉर्चर हुई उसमें, परेशानी उसको भी हुई, वो भी डिप्रेशन वाले फेज तक गई, अभी मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन वो बहुत जल्दी वहाँ से बाहर निकल गई। पर ये जो लेडी थी, ये इतना डीप इस डिप्रेशन वाले फेज में इतना अटकी, इनके लिए यहाँ से निकलना बहुत बहुत मुश्किल रहा। इनको पूरे 6 साल लग गए अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने में, अपने आप को काबिल बनाने में, और अपने आप को इस लायक बनाने में कि ये इंडिपेंडेंटली अपने आप, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सके। कि उस आदमी से तो मतलब रखना नहीं है, शादी भी नहीं तोड़नी है, लेकिन उस आदमी से ना शक्ल देखनी, ना उसके पैसे यूज़ करने, ना कुछ। मुझे जो है ना, बस जो खर्चा करना है मेरे बच्चों का खर्चा करते रहो, देते रहो, मुझे तुम्हारा पर्सनली एक भी वो नहीं चाहिए, मुझे अपने आप को काबिल बनाना है और मुझे बच्चों के लिए जीना है। और बाद में इन्होंने अपने लिए भी जीना सीखा। तो अब
इन दोनों ही केसेस में क्या क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं। तो समझिए ज़रा। देखिए, जैसे जैसे हमारे ज़िंदगी में टाइम पास होता चला जाता है वैसे वैसे हम अलग अलग फेजेस में शिफ्ट चले जाते हैं। अब कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले हमें ना लगता है शॉक। कोई भी ऐसा शॉक लगा किसी इवेंट की वजह से, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, तो दोनों को ये बहुत बड़ा शॉक लगा। ऐसा कैसे हो सकता है, वाई मी, मैं तो सब सही कर रही हूँ। आप देखो दोनों केसेस जो मैंने आपको दिए, तो दोनों ही केस में दोनों जो फीमेल्स थी वो इनोसेंट थी। वो भी देखो कितने सरप्राइजिंग वे में है ना, अपने हस्बैंड को अपनी इच्छा जाहिर करना चाह रही थी कि अभी हमें बेबी के लिए प्लान करना चाहिए। इधर ये लेडी भी 23 साल से अपने दोनों बच्चों की परवरिश, माँ बाप की सेवा, सब कुछ अच्छे से कर रही थी। कितना शॉकिंग था इनके लिए। तो शॉक लगता है पहले स्टेज में। अब जब शॉक लगता है उसको एकदम से बॉडी रिस्पॉन्स करती है बहुत बुरी तरीके से। आपने देखा होगा शॉक या सरप्राइज के केस में हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है ना। अगर आप सरप्राइज भी होते हैं ना उस टाइम पर भी आप ओवरवेलम फील करते हैं तो आपकी सांसें ऊपर नीचे होती हैं। शॉक के केस में वो सब बहुत नेगेटिवली आपको एक्सपीरियंस होता है। अब कोई भी चेंज के केस में पहला जो आएगा वो शॉक वाली स्टेज आएगी। सरप्राइज से भी शॉक लगता है और जो नेगेटिव इवेंट होते हैं उससे नेगेटिव वे में भी शॉक लगता है आपका। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब जब भी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होगा, जो कहते हैं ना मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था, तो सबसे पहले आपको शॉक लगेगा। तो वो इन दोनों के केस में लगा। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा तो आपको भी शॉक लगेगा ही लगेगा। फिर आता है डिनायल फेज। डिनायल में कि आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये सच है और इसे डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही केसेस जो मैंने आपको बताया है उसमें भी उसने कैसे उसको पहले इग्नोर करने की कोशिश की कि चलो समझदारी दिखाने की, उसको लगा ही नहीं है ना ऐसा है, उसको लगा वैसे ही है, तू भी कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। भाई हस्बैंड ने कॉर्पोरेट में जॉब करता है, पता नहीं क्या बात है, अब तुम इस बात पे कलेश लेकर बैठ जाओ। मतलब उसको समझ में नहीं आया, उसको ऐसा लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इधर भी जब वो उनको सामान और पहले भी इनको जब क्लूज मिलते थे तो वो नाल में नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, ठीक है, इस तरीके से आदमी। और जब पूरा शौक लग गया तब भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कई बार मन ना पूरा, उन्होंने बोला मैं 23 साल की अपनी शादी को देखकर मेरा मन एक ऐसा कहता नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है। मन सवाल कि जैसे मैं भ्रम में सपने में जी रही हूँ मैडम, ऐसा लग रहा है। और मेरा एक मन है जो बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, डिसअप्रूव कर रहा है उस चीज़ को। तो ऐसा होता है, शॉक लगने के बाद भी आदमी एक डिनायल फेज में रहता है। उसे पता है कि अब तेरे को बहुत कुछ आगे करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा, शायद सब कुछ नया स्टार्ट करना पड़े, लेकिन आदमी एक डिनायल में होता है उस टाइम पर। तो ये शॉक के बाद एक स्टेज होती है। फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, बहुत गुस्सा आता है, ये सोच कर कि चेंज हो रहे हैं, सब चीज़ें बदल जाएंगी, जो अभी तक चल रहा है वो सब नहीं रहेगा, क्यों हुआ ऐसा। मतलब तरह तरह की शिकायतें होती हैं, बहुत एंग्जाइटी, बहुत गुस्सा होता है। और ये सब कुछ जानकर समझ कर कि अभी तक जो चल रहा था हमारी लाइफ में वो सब कुछ जो हमारा एक कंफर्ट जोन बना होता है वो सब टूटने वाला है, सब कुछ बिखरने वाला है। ये सोच सोच के बहुत गुस्सा आता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्सा हमारे ऊपर चढ़ता है, बहुत बुरी तरीके से, बहुत एंग्जाइटी होती है, बहुत परेशानी। जब इतना सब कुछ हो रहा होता है हमारे साथ और हमें पता है कि कुछ बदलने वाला तो है नहीं, जो है अब यही रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो आदमी जाता है एक डिप्रेशन के फेज में, बिल्कुल लो। आप देख रहे हैं ना, पूरा एकदम डाउन चला जाता है। अब इतना सैड फील करता है, इतना लो एनर्जी हो जाती है उसके अंदर। ये वाला फेज जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। अब कौन इसमें कितनी देर तक अटकेगा, ये डिपेंड करता है सबके अंदर की रेजिलियंस पावर पर, फैमिली सपोर्ट पर, उसके पूरे इन्वायरमेंट पर, उसकी खुद की अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि इस फेज़ में कोई कितना अटकेगा। जैसे उस लड़की का मैंने पहले एग्जांपल दिया, वो बहुत जल्दी गई इस फेज़ में, उसको भी बहुत गुस्सा था हस्बैंड पर, उसको भी सब कुछ बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, सब। वो भी एकदम से डिप्रेस हुई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। भाई शादी का तो आपके कलंक लग ही जाता है ना, डाइवोर्स ही। अब किस किस को सफाई देते हुए फिरोगे कि हस्बैंड ने चीट किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं। उसने बोला, उसको एक इनसिक्योरिटी ये भी थी कि लोग ये कहेंगे कि शायद इसके बच्चा नहीं हुआ, इस वजह से उसको जो है ना डाइवोर्स हो गया, कि 2 साल हो गए थे, शायद इसको बच्चा नहीं हो रहा होगा, इस वजह से इसमें कोई कमी होगी। कि मैं किस किस को सफाई दूंगी कि मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरे ऊपर तो टैग लगे ही है ना कि मैं डाइवोर्स हूँ, मेरा क्या कसूर था। वो भी बहुत डिप्रेशन में ये सब सोच सोच के बहुत रोई। इधर ये लेडी जो टोटली अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट थी, 23 साल शादी को हो गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। इनका एक बेटा 21 साल का था, 19 साल की लड़की थी।
अब बताइए 21 साल 19 साल के बच्चे हैं, कितनी शर्म भी आती है कि ना पता चले पति का अफेयर है, बच्चों को भी पता चल गया हमारे बाप का अफेयर है और हमारे सौतेले बहन भाई हैं दूसरे, उसमें सौतेली माँ है। तो बहुत ही ज़्यादा सब कुछ वो हो गया, समाज में बेइज्जती होती है, इतनी बड़ी उम्र में तलाक होना और ये सब चीज़ें। तो वो बहुत कुछ उनके अंदर ओवर थिंकिंग हुई, लोग मुझ पे हंस रहे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लोग सोच रहे होंगे कि औरत बिल्कुल बेकार है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, तरह तरह की उल जलूल बातें, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरे बेटे का क्या होगा, सब कुछ इस तरीके से ना। मतलब फैमिली भाई 19 साल 21 साल के बच्चे हैं तो डेफिनेटली कुछ सालों बाद शादी वादी सबका वही आएगी नौबत। तो उस समय उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे होगा ये सब चीज़ें, तो बदनामी तो कहते हैं पीढ़ियों तक भी पीछा नहीं छोड़ती। इतना सब कुछ उनके दिमाग में सोच सोच के रोए जाना, इतना एक्सेसिवली रोना और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाले फेस में। तो वो लड़की तो फिर भी इस फेस से जल्दी निकल गई, लेकिन ये जो लेडी थी इनको निकलने में बहुत समय लगा, सब्र ही नहीं आ रहा था, इतना रोना, बहुत ही रोना, एक्सेप्ट करने में हद से ज़्यादा तकलीफ हो रही थी इनको। तो ये एक फेज़ आता है, ये फेज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है लोगों के लिए। इस फेज़ से जल्दी निकलना होता है हमें, लेकिन इस फेज़ में क्या होता है कि हमारे इमोशंस इतने रेगुलेट होते हैं ना, क्योंकि शॉक भी लगा हमें ना बहुत बुरी तरीके से, हमारे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन भी उस चीज़ की, सब कुछ अंदर उथल पुथल, और बार बार सच्चाई सामने होते हुए भी यकीन नहीं हो रहा होता, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा लगता है जैसे कोई सपना से और अभी टूट जाए और सब कुछ नॉर्मल हो, पता चले हमेशा। तो ये वाला फेज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान देने वाला था। इस फेज़ में जितने ज़्यादा आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बार बार वही चीज़ें याद दिलाते हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कहने वाले लोग इस फेज़ को और लंबा कर देते हैं। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो इस वाले फेज़ में अपने उन सारे लोगों को फिल्टर कर दें जो सिर्फ और सिर्फ दुखती रख पर हाथ रख रहे हैं और दर्द को बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ आप रहें जो आपको कुछ सही सलाह दे सके कि इस फेज़ से आप कैसे बाहर निकलें, कैसे रियलिटी को एक्सेप्ट करें। फिर आता है एक इंसान ना धीरे धीरे अपने साथ एक्सपेरिमेंट करता है कि कैसे नई सिचुएशन में एडजस्ट हो वो। अब जैसे उस लड़की का एग्जांपल मैं आपको दूं तो अब वो तो पहले से ही जॉब में थी, 2 ही साल हुए थे शादी को, तो उसके लिए इस सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में एडजस्ट होना कंपैरेटिवली इसलिए आसान था क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। दूसरी बात है उसकी कोई बच्चे वगैरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ऐसा कोई हुक नहीं था जिससे वो हट नहीं पा रही थी। तो उसके लिए जब उसने देख लिया कि कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तेरे को बार बार चीट करेगा, अपनी लाइफ स्पॉइल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसके लिए भी ये सारी सिचुएशन, नई सिचुएशन ना जवाब देना है आपको। फिर उसके पेरेंट्स से बोला कि कोई बात नहीं, तो डाइवोर्स करा देते हैं, साल 6 महीने समझ जाना, फिर और जगह शादी कर देंगे। तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में जो थी कि कैसे मैं करूँगी, कैसे लोगों को फेस करूँगी, फिर नई शुरुआत करूँगी, उसकी भी क्या गारंटी है कि वो भी सही निकलेगा, तरह तरह की बातें होंगी, कहीं वो भी कुछ उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी या उसकी अभी कुछ ऐसी कंडीशन निकली और फिर मैंने आवाज़ उठाई तो बोलेगा तुझे सब में कमियाँ दिखाई देती हैं, कौन मेरा यकीन करेगा। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही थी और वो नई सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम उसको आ रही थी। और इनको तो जो दूसरी लेडी का मैंने आपको बताया तो बहुत ही तकलीफ़ में थी, बट उसने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करा। जब वो अपने माँ बाप के घर से चली गई तो उसने फिर दोबारा से अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी वार्टी करना, घूमने जाना शुरू किया और अपने प्रमोशन के लिए और ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया ताकि वो और ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बना सके। जो ये लेडी थी इनके केस में हमने इनको धीरे धीरे समझाया कि भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, आप कितना भी रोगे, आप पूरी ज़िंदगी भी रो के निकाल दोगे, वो सच्चाई नहीं बदलेगी कि आपका हस्बैंड ऑलरेडी 18 साल से एक दूसरे रिश्ते में, वहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, तो ये रियलिटी तो बदलेगी नहीं, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब नया एक्सपेरिमेंट करो। अब आपको पढ़े लिखे इतने साल हो गए तो आप पढ़ाई में वापस नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप कुछ और करो, आप में कोई तो हुनर होगा, धीरे धीरे कुछ अपने आप को नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व करो, कुछ तो करो ऐसा जिससे कि आपको नई सिचुएशन में एडजस्ट होने में थोड़ी सी हेल्प मिले। क्योंकि जो भी है फैमिली देख रही है सब कुछ, आपका फैसला करना या जो भी है करना। अब आपकी ज़िद है कि मैं इस आदमी का 1 भी रुपया नहीं लूँगी, मैं मर जाऊँगी, भूखे मर जाऊँगी, लेकिन इस आदमी का 1 भी रुपया लेके मुझे ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं जीनी है, जो करना है अपने बच्चों का करे, मेरे को कुछ नहीं करना। तो अब आपने ये बड़ा फैसला लिया है कि आपको उसकी शक्ल नहीं देखनी या उससे 1 भी पैसा नहीं लेना, तो आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। आपको बोला कि धीरे धीरे अपने आप को संभालो,
समझाओ बार 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 बार। और ये चीज़ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई मेरे साथ कैसे कर सकता है, और अब बच्चों की शादी का क्या होगा, ये सब चीज़ें जो टिपिकल थिंकिंग है जो आपको इसी फेज़ में बार बार स्टक करा रही है, इन सब चीज़ों को छोड़ो और थोड़ा धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करो, बाहर निकलो, देखो आपका मूड चेंज होगा। कि मेरी बात पे यकीन मत करो सिर्फ कि आपका ऐसा करने से मूड चेंज होगा, आप एक्सपीरियंस करो, इसे एक्सपेरिमेंट तो करो। आप देखो कि आपके अंदर स्किल है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, आप एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करती हैं, आप देखो इनमें से कौन सी ऐसी स्किल को जो आपको खाना इतना अच्छा बनाना आता है, आपको एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी करनी आती है, या आपने बोला कि मेरे को हारमोनियम भी पहले बहुत अच्छा बजाना आता था, आप देखो कि क्या आप सीख सकती हो, या कुछ और भी ऐसी नई क्रिएटिविटी स्किल्स को सीख सकती हो। कुछ तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो करो, तभी तो धीरे धीरे कुछ कॉन्फिडेंस आएगा आगे बढ़ने के लिए। अब क्या करना है, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर देखो कि आपको क्या सूट करती है, क्या जमती है आपके लिए, क्या चीज़ काम करती है। क्योंकि कोई चीज़ हो सकता है आपके लिए पहले काम करी थी, अब ना काम कर रही हो, तो आपको कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर कर देखनी पड़ेंगी, चाहे वो एक्सरसाइजेस हो, चाहे वो आपका रूटीन चेंज हो, चाहे वो कोई नई स्किल डेवलप करना हो, कुछ भी आपको धीरे 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 उस चेंज में एडजस्ट होना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटल फेज आता है, हम कहते हैं। फिर डिसीजन लीजिए, आपको सब एक्सपेरिमेंट करके देख कर तो दो डिसीजन बनाने होते हैं। एक तो यही कि फाइनली भाई आपका एकदम गुस्सा चढ़ा था और पीक पे था गुस्सा, तब आप कुछ और सोच रहे थे। अब धीरे धीरे आप नया कुछ एक्सपेरिमेंट करें, लाइफ की रियलिटी आपके सामने आ रही है, आपको लाइफ की हार्डशिप्स पता चल रही हैं, क्या सच में अभी भी आपका वही डिसीजन है कि आप छोड़ना ही चाहते हैं या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है बार्गेन करना चाहते हैं कि एडजस्ट करना चाहते हैं। एक तो वो डिसीजन बनाने के लिए कहते हैं, और एक दूसरा ये कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं देखिए क्या उसमें से आप कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको डिसीजन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिसीजन बनाएंगे, तभी आप नए पॉजिटिव चेंजेस को धीरे 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 अडेप्ट करेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। देखिए ना, आप कहाँ से कहाँ शॉक लगा आपको, डिनायल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। फिर जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डिप्रेशन वाला फेस जो डीप डाउन होता है, उससे आप धीरे धीरे फिर वापस से चेंज होने लगता है, आपकी लाइफ बदलने लगती है, आप ऊपर की ओर जाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ तो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप बिल्कुल डाउन चले गए गड्ढे में, और फिर वहाँ से निकलने का, गड्ढे से निकलने का फेज होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट करा, फिर आपने डिसीजन बनाया, स्लोली स्लोली आप उन चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। पूरा आपने कि हाँ भाई अभी तो जो मैंने डिसीजन लिया था वो केवल गुस्से में नहीं, वो मैं अपने पूरे होशो हवाश में भी वही डिसीजन पे हूँ। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैसे आप अडॉप्ट करेंगे न्यू सिचुएशन को, वो पॉजिटिव आउटलुक आगे क्या करेंगे, वो सब चीज़ों का डिसीजन बनाना होता है कि क्या मुझे सूट कर रहा है, क्या रियलिटी में रहना होता है। केवल गुस्से से ज़िंदगी नहीं चलती है, तो वो सब चीज़ें फेज आती हैं। एंड देन आपका इंटीग्रेशन होता है, कंप्लीटली एडजस्ट कर रहे हैं आप उन चेंजेस को, और जो नई फीलिंग्स हैं वो आपके अंदर धीरे धीरे फिक्स होने लगती हैं, आप रेडी हो जाते हैं एक तरीके से। ये वाला फेज तक पहुंचने में टाइम लगता है। इस वाले फेज से जब आप इस वाले फेज तक पहुंचते हैं, ये सब आपको ये टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एकदम से सारी चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पर बहुत सारे अप डाउन हार्डशिप आपको ना फेस करनी पड़ती हैं। कुछ लोग जो पहले सपोर्टिव होते हैं वो गायब हो जाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं वो अपनी अपनी गाते हैं, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग फेस होता है। ये वाले फेज में ना आपको ना बड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, और आपकी ना हिम्मत भी टूट सकती है। लेकिन अगर आप इस वाले फेज से निकलना चाहते हैं तो इस वाले फेज में आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, और तभी आप नेक्स्ट फेज में कुछ फाइनल डिसीजन बना पाएंगे और आपका कुछ पॉजिटिव आउटलुक निकल कर आएगा, और फिर धीरे धीरे आप पूरा इंटीग्रेटेड फील करेंगे और कंप्लीटली उस नए चेंज में एडजस्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों केसेस के जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, वो उसमें लड़की क्योंकि इंडिपेंडेंट थी, बहुत जल्दी एक्सपेरिमेंट करती गई, उसने देखा, अपने प्रमोशन के लिए भी तैयारी करी, सब कुछ उसने अपना फेस करना शुरू किया, सब कुछ अपना अलग ही एक पैटर्न पे उसने अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर लिया। लेकिन ये जो थी, इनके लिए इस फेज से निकलकर यहाँ तक बहुत मुश्किल 6 साल का पीरियड लग गया। अब देखिए, पूरा जब इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो इनके बच्चे वगैरह दोनों बहुत परेशान हो गए थे। लड़का भी डिप्रेशन में आ गया था पूरी तरीके से, और इनके पेरेंट्स वगैरह सब बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। क्योंकि देखो, बेटी की शादी की 23 साल के बाद इतना बड़ा पहाड़ टूट गया, फिर उनका जो है ना बेटा भी डिप्रेशन में आ रहा था, बहुत कुछ ऐसे परेशानी हो गई थी। तो इनके पेरेंट्स ने बहुत लंबे समय तक मुझसे कनेक्ट रखा, बहुत लंबे समय तक कनेक्ट रखा। जब उन्होंने, तो उनको एक बात समझ में आया कि हमारी बेटी का ये दुख बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये एकदम से नहीं संभल रही है। तो उनकी सुई बार बार इस वाले फेज में अटक जाती थी। और क्योंकि वो 23 साल से बिल्कुल ही कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टडी, बिल्कुल नॉन वर्किंग, मतलब घर का जो काम था वो तो सब करती थी, संभालती थी, बट वैसे बाहर दीन दुनिया से बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन, ऐसा इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन नहीं था।
नॉर्मली जैसे मार्केट जाना, बच्चों के स्कूल वगैरह का या कॉलेज का जो देखना, जो मतलब नॉर्मल काम होते हैं वो सब कर लेती थी, लेकिन वैसे नहीं कि एक कुछ कमाने वाला माइंडसेट या नई नई चीज़ों के लिए ऐसा एडवांसमेंट वाली बात नहीं थी उनके अंदर। थोड़ा सिंपल लेडी थी, तो उनके लिए ये वाले जो आगे वाले फेजेस थे ये थोड़े से टफ रहे। उनके अंदर स्किल थी, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी और कई तरीके का खाना बना लेती थी, मतलब अच्छी अच्छी अलग डिशेस जो कि घर में बनानी थोड़ी मुश्किल भी होती है वो भी सब बना लेती थी। और एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी करती थी, या हारमोनियम पहले बहुत अच्छा बजाती थी। तो उनको हमने यही बार बार ट्रेन किया कि अगर आप अभी कुछ नया भी डेवलप नहीं कर सकते तो जो आप में ऑलरेडी है आप उसको करो। और यही हुआ। उन्होंने फिर धीरे धीरे अपना कुकिंग का चैनल बनाया और वो कुकिंग की क्लासेस भी देने लगी, क्योंकि जब उन्होंने चैनल बनाया और उस पर वो अपना कुकिंग का शेयर करने लगी, तो जब कुकिंग का शेयर करने लगी तो डेफिनेटली उनके पास वहाँ से जब उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे और फिर अपनी कुकिंग क्लासेस वगैरह भी चलाने लगी, तो उससे उनका एक बहुत अच्छी अर्निंग होने लगी। शुरुआत में थोड़ी नॉर्मल रीजनेबल थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी अच्छी अर्निंग होने लगी। उधर वो अपनी यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाने लगी और इधर इनका जो है ना अर्निंग क्लासेस वगैरह भी, कुकिंग क्लासेस वगैरह भी चलाने लगी। तो जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही थी, ऐसा नहीं था कि उनका वो गम एकदम से ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी उनको अपना फ्यूचर एक सिक्योर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका हस्बैंड दूसरी पत्नी, क्योंकि वहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और फैसला कैसे हो, बड़ा ही मॉरल कॉन्फ्लिक्ट भी था ना उनके अंदर कि कैसे कंप्लीटली उन बच्चों की भी ज़िंदगी, उस औरत की भी ज़िंदगी ख़राब कर दे। गलती तो मेरे पति की है, बट जैसे जैसे इधर बिजी होती जा रही थी, क्लासेस लेती थी, सब थी, तो इनका जो डिप्रेशन वाला फेज था वो कम होता जा रहा था और इनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता जा रहा था। बट वो सब आने में कि मेरे पति ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, वो बहुत लंबा समय लग गया, बहुत लंबा समय लग गया। मतलब ये 1.5 साल तक तो मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली उसमें रही और तब तक इनका इतना स्टेबिलिटी आ गई थी, ये घर पर ही आराम से अपनी क्लासेस जो करती थी 30-40 हज़ार रुपये महीना अपना कमाने लगी थी और आगे इनका फ्यूचर ब्राइट ही था, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका काम वाम चल रहा था। फिर उसके बाद ये मुझसे मंथली कनेक्टेड रही और जब तक पूरे 6 साल इस बॉम्ब फूटे हुए इनके ऊपर नहीं हो गए, बिल्कुल कंप्लीटली जब ये पूरा इंडिपेंडेंट हो गई, सब्र आ गया, सब कुछ आ गया, तो तब जाकर अब फाइनली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ना पूरा ये जैसे कहते हैं ना कि वो वनवास जो था, ये जो दुख का एक पिंजरा जिसमें एक कैद थी, अब ये पूरी तरीके से उससे निकल गई हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे सब्र के साथ। सच्चाई नहीं बदली है, सच्चाई तो वही कि वही है, लेकिन ये बदल गई हैं। चेंज के साथ ये एडजस्ट हो गए हैं। तो जो हो गया होता है वो नहीं बदलता कभी, हमें उस नए चेंज में एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन किसी के लिए जर्नी बहुत छोटी होती है, किसी के लिए जर्नी बहुत बड़ी होती है, बहुत पेनफुल होती है ये। बट आप दूसरों को नहीं बदल सकते, आप सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, जो हो गया उसे नहीं बदल सकते। बस एक्सेप्ट करना होता है और आपको आगे बढ़ना होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट फेजेस आते हैं और हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज आते हैं फॉर चेंज। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल देकर इसलिए बताया, कोई भी चेंज होगा, ये ही नहीं, कोई भी चेंज होगा, आपको इस तरीके से इसमें धीरे धीरे एडजस्ट होना पड़ेगा। चाहे वो किसी की डेथ होने की वजह से चेंज हो, आपकी कोई चलता चलाता बिजनेस फेल हो गया उस वजह से कोई चेंज हो, आपका कुछ भी चेंज हो, यही आपको पूरा का पूरा ऐसे फेजेस आएंगे और इस तरीके से आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो आप जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, इस हिसाब से अपने आप को संभालिएगा, करना यही है आपको। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, सबके साथ शेयर कीजिए और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और कैसे अब आप अपने आप को संभालेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।